नमस्कार दोस्तों आज का जो चर्चा का विषय है वो WC पॉलिसी वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी के बारे में बात की जाएगी। वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इसके बेसिकली फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी है ऐसी जगह पे लागू होता है जहाँ पे वर्कमैन मतलब श्रमिकों की जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे WC पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। श्रमिक जिस जिस जगह पे चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, चाहे रेलवे का काम मतलब सरकारी सेक्टर के काम हो, प्राइवेट सेक्टर के काम हो, पब्लिक सेक्टर के काम हो, सब जगह वहाँ पे उसकी ज़रूरत सब जो हमारे श्रमिक बंधु हैं वर्कमैन हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी जो WC पॉलिसी है वो एग्जिस्ट करती है। WC पॉलिसी इसलिए ज़रूरी होता है कि जो वर्कमैन जो एरिया हो काफ़ी स्मूथली वहाँ पे प्रोग्रेस चलते रहे और किसी से कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और काम हैम्पर ना हो, सब चीज़ स्मूथली चलते रहे। तो ये जो एम्प्लॉयर होते हैं जो मतलब जो काम जिनके अंडर में लोग करते हैं, श्रमिक बंधु करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी अपने साइट पे इम्प्लीमेंट मतलब जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं कामगार लोग उनके लिए WC पॉलिसी वो एम्प्लॉयर को लेना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें न कि खाली वर्कमैन का फ़ायदा होता है, उसमें जो एम्प्लॉयर होता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो कंपनियां होती है कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें सम्मिलित होता है और काम भी हैम्पर नहीं होता है, काम भी स्मूथली चलते रहता है। एक दूसरे के कोऑपरेशन से अच्छे से काम साइड पे प्रोग्रेस चलते रहता है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट उसमें होता है, कंपनियां वर्कर का रिस्पेक्ट करती है, वर्कर जो होता है कंपनी का रिस्पेक्ट करता है और काम काफ़ी स्मूथली साइड पे चलते रहता है। एक दूसरे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। साइड पे जो लेबर स्ट्राइक बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो लेबर जो स्ट्राइक होते हैं वो देखने को नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि WC पॉलिसी जो है इसके बेसिकली मतलब WC पॉलिसी है क्या। WC पॉलिसी ऐसा एक पॉलिसी है जहाँ पे श्रमिक एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे एक 1927 श्रमिक मुआवजा अधिनियम एक्ट मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन पॉलिसी एक्ट 1923 जो 1 अप्रैल 1924 से लागू है भारत में और कंटिन्यू इसके ऊपर तरह तरह के अमेंडमेंट करते करते कंटिन्यू उस समय से चले आ रहे हैं। ये जो रूल है चला आ रहा है और काफ़ी अच्छा रूल है। काफ़ी मतलब श्रमिकों के लिए तो काफ़ी मतलब एक तरह से जैसे हम नॉर्मल आम जन जीवन में जो लोग जो पॉलिसी कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, उसके लिए जो कराते हैं वो चीज़ें वहाँ पर फॉलो की जाती है और वहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सर जो एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉयर को इस बेसिस में फ़ायदा मिलता है जी कि सपोज मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉयर WC पॉलिसी करा के रखा हुआ है तो WC पॉलिसी कराने में ज़्यादा कुछ खर्च आते नहीं है। मतलब मिनिमम एक तरह से मिनिमल खर्च आते हैं और ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेंसेस नहीं आता है। और इसको कराने के बाद अगर सपोज साइट पे वर्क कामगारों के साथ वर्कमैन के साथ कुछ अगर हो जाता है तो फिर मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर जो रिस्क कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। उसमें एम्प्लॉयर को और कंपनी को कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता है। और जो मुआवजा होता है उनके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उनको फिर लेकर कंपनी और उनको दे देती है, वर्करों को अपने कामगारों को दे देती है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो काम हैम्पर नहीं होता है, काम में स्मूथली फिर 1 2 या 2 दिनों के बाद अगर सपोज कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है साइट पे, कोई वर्कर की क्षति हो जाती है तो फिर काम जल्दी शुरू हो जाता है और काम मुआवजा भी उसको अच्छे से मिल पाता है, अच्छा मुआवजा मिल पाता है साइट से। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं अगर ये WC पॉलिसी लेकर रखी है तो उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है, उनका बजट गड़बड़ नहीं होता है। वहाँ से फाइनेंस करके कंपनियां जो इंश्योरेंस कंपनियां उनके थ्रू पैसे लेके फिर वो सामने कंपेंसेट कर पाती हैं अपने कामगारों को। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको रूल को जो फॉलो कराती है साइट से जहाँ पे श्रमिक काम करते हैं तो उनके थ्रू पेनल्टी वगैरह भी जो बार अगर सपोज WC पॉलिसी कोई कंपनी लेके नहीं काम करा रही है, अपने श्रमिकों के लिए WC पॉलिसी नहीं लिया हुआ है और काम करा रही है तो उसमें क्या होता है बहुत सारा जो पेनल्टी का जो चांसेस होता है वो भी एक तरह से बच जाता है। तो ये चीज़ें एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदेमंद होती है और एम्प्लॉई के लिए भी देखते हैं, एम्प्लॉई के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके पॉइंट वाइज जिसको बात करते हैं। ये जो अधिनियम है जो जैसे बताया 1924 से लागू और 1924 से कंटिन्यू भारत देश में चल रहा है, ये पूरे भारत में प्रभावी है। और राज्य सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार है इसमें जो इसका श्रम विभाग है इसको क्लोजली मॉनिटर करता है।
इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी शामिल होते हैं। इसमें नियोक्ता अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को काम से संबंधित किसी भी चोट, विकलांगता या मृत्यु के मामले में मुआवजा देता है। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसको मुआवजा देता है। और किस किस कंडीशन में होता है ऐसा कुछ, उसका बेसिक जो रूल है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कवरेज का दायरा हो गया, इसमें जिसमें भी जैसे बताया कि जिसमें भी जिस काम के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटी जिसमें श्रमिकों का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे ये WC पॉलिसी क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। जैसे घरेलू नौकर हो गए, आकस्मिक मजदूर हो गए, टेम्प्रोरी जो आपके शॉर्ट मतलब आंशिक समय के लिए जो मजदूरी करने जो कामगार आते हैं, वर्कमैन आते हैं, जो मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्कमैन हैं उनके लिए, जहाँ पे कर्मचारी राज्य जो ESIC पॉलिसी है उसकी जो यहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे सब जगह क्या होता है, WC पॉलिसी एप्लीकेबल है। तो इसका कवरेज का दायरा काफ़ी बड़ा है। श्रमिकों के लिए एक तरह से सब जगह जहाँ पे श्रमिक काम करते हैं एक तरह से वहाँ पे WC पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। दूसरा जो है नियोक्ता का दायित्व, जिसमें नियोक्ता मतलब कंपनी, एक एम्प्लॉयर जिसके अंडर में वो श्रमिक बंधु वर्कमैन काम करते हैं वो नियोक्ता उसको बोला जाता है। तो नियोक्ता जो हो गया, नियोक्ता रोजगार के दौरान होने वाली चोटों या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब वर्कर को किसी भी कंडीशन में अगर चोट लगती है साइट पर काम करते करते, मतलब अपने जो वर्क पीरियड मतलब जो उसका पीरियड है काम करने का उसके अंदर कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायित्व तो उसको लेना पड़ता है। कंपनी को उत्तरदायी कंपनी है। यह दायित्व नो फॉल्ट, मतलब अगर सपोज साइट पे काम हो रहा है, अगर उसमें गलती वर्कर की भी है, वर्कमैन की भी गलती है, तो उसमें वो नो फॉल्ट बता के उससे भाग नहीं सकता है, उसके लिए भी उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा। उसमें वर्कर की जो गलती है उसकी गिनती उसमें नहीं होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सपोज कहीं कहीं देखा जाता है कि जो सेफ्टी जो ये जैसे मतलब सेफ्टी का जो फॉलो वर्करों के द्वारा सही से किया नहीं जाता है। जो भी चीज़ें अगर सेफ्टी इक्विपमेंट है वहाँ पर अगर लगाया जाता है, सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के लोग नहीं जाते हैं, वर्क कामगार बंद और कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी कंपनी क्या करती है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी कि नहीं इसकी गलती इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने के लिए कंपनी एलिजिबल नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकती कंपनी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कामगार बंधुओं के लिए, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या उसके आश्रितों को नियोक्ता की ओर से लापरवाही या उसकी गलती साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मुआवजा देना ही पड़ेगा, चाहे गलती उसमें वो कामगार की ही क्यों ना हो। तीसरा जो पॉइंट है मुआवजे की राशि। मुआवजे की राशि काफ़ी अच्छी मुआवजे की राशि इसमें मिलती है। अगर गंभीर वाला कुछ इशू है उसमें भी विकलांग हो जाता है, उसमें विकलांग की अगर सीमा भी कैटेगरी बांध के बताया गया है कि विकलांगता की क्या क्या कैटेगरी, उसके अनुसार भी इसमें मुआवजा मिलता है। फिर मृत्यु के कारण मृत्यु के आधार पर निर्धारित की जाती है। और मतलब 3 तरह के चोट की गंभीरता, विकलांगता की जो सीमा है और मृत्यु का कारण, 3 चीज़ों पे इसके क्राइटेरिया अलग अलग बटा हुआ है और उसके आधार पर मुआवजा दिया जाता है। उसके मुआवजा देने का जो क्राइटेरिया इन 3 बेसिस पे होता है। ठीक है। इसमें चौथा जो पॉइंट निर्भरता लाभ, इसमें मतलब काम से संबंधित चोट हो, अगर काम करते करते उससे असंबंधित उससे चोट लग जाती है, कुछ उस साइट पे जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बीमारी हो जाती है, किसी कार्यकर्ता की मृत्यु के होने की स्थिति में अधिनियम में पति पत्नी बच्चों और आश्रित जो होते हैं सहित कार्यकर्ता के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान है। मतलब अगर सपोज आंशिक विकलांगता होती है, चोट हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसको मुआवजा तो मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है सपोज कामगार की, तो उसमें मुआवजा आश्रित जो होते हैं, आश्रित को मुआवजा में दिया जाता है, कंपनसेशन उसका आश्रितों को दिया जाता है। 5वां जो पॉइंट है दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जो इसको मतलब एक्ट जो नियम है उसको फॉलो कराती है, जो एक्ट जो बनाया गया है श्रमिकों के लिए WC पॉलिसी एक्ट जो बनाया गया, इसको अच्छे से जो जिसके अंडर में चीज़ें फॉलो कराया जाता है, जहाँ पे श्रमिक लोग काम करते हैं, उसको अच्छे से रिपोर्टिंग करना पड़ता है। और उसके रिपोर्टिंग होने के बाद वो खुद फॉलो करके इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए मतलब अपने तरह लेवल पे इनिशिएट लेती है इन चीज़ों को। जैसे जो श्रम आयुक्त हो गए, जो लोकल लेवल पे जो आपके अधिकारी हो गए, लेबर अधिकारी हो गए, उनके द्वारा ही खुद से इनिशिएटिव लेके इन चीज़ों को मुआवजा देने, मतलब जब मिलने तक कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से लेके मुआवजा कामगार के मतलब उनके आश्रित तक या कामगार तक मुआवजा पहुंचाने तक ये जो लोकल बॉडीज है काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। तो इस रिपोर्टिंग का इसलिए मेन मकसद हो जाता है कि चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाए।
इसलिए इसमें दुर्घटना की रिपोर्टिंग मैंडेटरी करनी है, वहीं से उसका प्रोसेस शुरू होता है। प्रवर्तन मतलब अधिनियम को केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर श्रम विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इसमें पर्टिकुलर खाली स्टेट और इसका मैटर नहीं है, सेंट्रल का भी मैटर है। इसमें दोनों जो एजेंसीज हैं एक साथ काम करती हैं और दोनों विभागों द्वारा इनको लागू किया जाता है। श्रम आयुक्त और अन्य नामित पदाधिकारी जो होते हैं लोकल लेवल पे मुआवजे के दावों से संबंधित विवादों को संभाल लें। जैसे हमने बात किया था पिछले 5 नंबर पर दुर्घटना की रिपोर्टिंग, उसी का जो प्रवर्तन मतलब अगर उनको रिपोर्टिंग की जाता है तो उनका ही दायित्व बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब मुआवजा कामगार के हमारे जो वर्कमैन हैं जिनको क्षति हुई है, विकलांगता की स्थिति हुई है, मृत्यु हो गई है, उनका आश्रितों को मुआवजा कैसे देना है, उनकी सब रूपरेखा यही तय करते हैं जो लोकल लेवल के अधिकारी होते हैं, श्रम आयुक्त और अन्य नामित जो पदाधिकारी हैं। दंड इसमें क्या होता है, अगर नियोक्ता अगर सपोज फॉलो नहीं करता WC पॉलिसी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करता अपने साइड पे, तो उनकी स्थिति में काफ़ी बड़ा दंड का प्रावधान भी इसमें दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से दंड एम्प्लॉयर को देना पड़ता है अगर WC पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो ये भी एक डर के मारे भी सही, लेकिन जो कंपनियां होती हैं इनको जो एम्प्लॉयर होते हैं इसको फॉलो करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब जब हमने बात की WC पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल में बात की गई। इसके बेसिकली फ़ायदे के बारे में बात की गई, नियम के बारे में फर्दर कभी बात की जाएगी। इससे क्या होता है, कार्यस्थल पे दुर्घटनाओं और चोटों को कम करने के लिए नियोक्ताओं के लिए मतलब एम्प्लॉयर के लिए श्रमिक मुआवजा के अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना, अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे काम, जैसे हम पहले बात की थी, इसमें काम काफ़ी वहाँ पे स्मूथली चलता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती हैं। इसमें अगर WC पॉलिसी है, वर्कर को पता है, तो सपोज इसमें एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है, एम्प्लॉई का भी फ़ायदा है। किसी भी घटना के मामले में श्रमिकों या उनके आश्रितों को तुरंत नियोक्ता को सूचित करना चाहिए और मुआवजे के दावे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसमें अगर सपोज कि इंसिडेंट होता है तो इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, जो आपका जो कंपनी इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है और जो भी हो कंपेंसेट करना अपने जो वर्कमैन लोग हैं, जो श्रमिक बंधु हैं, उनके या उनके आश्रितों को कैसे कंपेंसेट करना है, तुरंत इनका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को फिर फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।